NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनाया शर्मा। बज रहे हैं 8 और वक्त हो चला है पूछता है भारत का ग्राउंड जीरो से। आज बात करेंगे उन 4 बड़ी खबरों की जिनकी जांच पड़ताल हमने की, जिनकी तह तक गए और पर्दाफाश इन खबरों का करेंगे। मैं मौजूद हूं नोएडा में, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साहिल दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आदर्श लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी बड़ी खबर पर पर्दाफाश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा की, जहां पर मैं आज मौजूद हूं। नोएडा में आज ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई जिससे कि हर कोई सन रह गया। वैलेंटाइन डे के दिन ही कार में एक प्रेम जोड़े की लाश मिली, जिसके बाद सब हैरान हैं। अब ये प्रेमी जोड़े की लाश मिलना, क्या ये सुसाइड है या फिर हत्या की कोई साजिश है? क्या है नोएडा में इस मौत मिस्ट्री के पीछे की हकीकत? क्या सच में इन्होंने सुसाइड किया है या फिर किसी ने सोच समझकर हत्या की साजिश रची है? ये सभी सवाल जानने हैं। इसके जवाब अगर आपको जानने हैं सवालों के, तो देखिए इस रिपोर्ट को। जब पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे का जश्न मना रही थी, तभी नोएडा के सेक्टर 39 में एक कार के भीतर मिली प्रेमी प्रेमिका की लाश ने हर प्रेमी जोड़े को सन्न कर दिया। ये तस्वीरें रेखा और सुमित की है। सुमित दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला था, तो रेखा नोएडा की। दोनों 12-15 साल से एक दूसरे को जानते थे। शादी का इरादा था। दावा है कि दोनों की जातियां शादी में रोड़ा बन रही थी। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में 2 डेड बॉडी मिली, वो भी एक लड़की और एक लड़के का। लड़के के हाथ में पिस्टल था और दोनों के सिर में गोली लगी है। जहां पर गाड़ी मिली थी, हाँ ठीक मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ। ये सेक्टर 107 का इलाका है और यहाँ गाड़ी यहाँ से पुलिस ले जा चुकी है। आप ये शीशे जो टुकड़े हैं, शीशे के टुकड़े, ये गाड़ी के शीशे के टुकड़े हैं जो यहाँ सड़क किनारे बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। यहीं पर ठीक गाड़ी खड़ी थी और दोनों की डेड बॉडी मिली। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने और फोरेंसिक टीम ने यहां पर जांच की है। सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों की जिंदगी एक कार के भीतर सस्पेंस के साथ खत्म हो गई। क्या ये आत्महत्या है या फिर ऑनर किलिंग? जहाँ तक अंदाजा है, एक लड़का एक लड़की जो फूल थे, नौजवान थे, वो जातिवाद की भेंट चढ़ गए हैं। आपको इसमें जातिवाद का एंगल और ऑनर किलिंग का लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जातिवाद का ना होता तो ये शादी मेरे ख्याल से पहले हो जाती। 12-15 साल खींचा है तो इसी वजह से खींचा। आप दोनों घर वाले एक दूसरे को जानते थे? हाँ जानते, मतलब इतना नहीं जानते थे, लेकिन लड़का लड़की आती थी घर पे। देखो मैं बताऊं ना, कास्टिज्म वाला जो एंगल मैं बता रहा हूँ, कास्टिज्म वाला जो मामला था, जब चीजें इस तरह चले तो आपको पता। समाज से लड़की थी और आप? लड़का जो है वो वाल्मीकि समाज से है। नोएडा के सेक्टर 39 में जिस कार के भीतर सुमित और रेखा की लाश मिली है, उसमें पुलिस को एक पिस्टल भी मिली है। यही वजह है कि पुलिस इसे सुसाइड मानकर जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि गाड़ी में लड़के ने पहले लड़की को गोली मारी और फिर खुद को। लड़के के हाथ में पिस्टल थी और कार अंदर से लॉक पाई गई। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतकों की पहचान सुमित और उसके एक साथी के रूप में की गई है। सुमित और रेखा की मौत के केंद्र में एक व्हाट्सएप मैसेज भी है। दावा है कि ये मैसेज सुमित की तरफ से रेखा को किया गया था। मैसेज में लिखा था, मैं सुमित मरने जा रहा हूं, उसकी जिम्मेदार रेखा है, क्योंकि उसने मेरे साथ 15 साल रहकर मुझसे शादी का वादा किया था। अब वो किसी और से शादी करने जा रही है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। मुझे रेखा ने धोखा दिया है।
जो मैसेज जो है ना, हमें पूरा जो शक जो है उस मैसेज पर ही है, और पूरा जो हम कह रहे हैं कि ऑनर किलिंग हो सकती है उसी, क्योंकि वो मैसेज जो है वो लड़के ने नहीं भेजा है घर पे, सुमित ने अपने घर पे मैसेज नहीं भेजा है, ना ही लड़की ने भेजा। किस नंबर से? ISD नंबर, इंटरनेशनल नंबर से वो मैसेज आया है। वो सुमित की जो भाभी है उसको धमका रहा था, वो जो भी शख्स था उसका जीजा बताया जा रहा है, नाम मुझे लड़की का जीजा। वहीं रेखा के परिवार की ओर से 13 फरवरी को नोएडा के सेक्टर 58 में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आज रेखा और सुमित दोनों की लाश मिल गई है। पुलिस आत्महत्या, प्यार और जाति के एंगल से मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे की हकीकत क्या है, ये तो कार्रवाई पूरी होने के बाद ही पता चल जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में। देखिए, होली आ रही है और अगर आप यकीन माने तो इस बार होली के रंगों में जिहाद की गुलाल को मिलाने की साजिश रची जा रही है। पूरी खबर क्या है ये बताएंगे आपको मेरे सहयोगी आदर्श, जो कि लखनऊ में मौजूद है। आदर्श, ओवर टू यू। बिल्कुल नया, देश में अलग अलग तरह के जिहादी प्रयोग करने के बाद जिहादी मानसिकता ने रंग जिहाद की तैयारी शुरू कर ली है। यही कारण है कि साधु संतों ने होली से पहले जिहादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदुओं के त्योहार में होली में आखिर जिहाद करने वाली साजिश क्या है? जिन रंगों से आप होली खेलेंगे, क्या जिहादियों ने उन रंगों के जरिए भी आपकी जिंदगी से खेलने की तैयारी कर ली है? रिपोर्ट देखिए। लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे कैंसर से जूझ रहे यूपी में अब होली के रंगों को लेकर नया घमासान छिड़ गया है। आशंका जताई जा रही है कि लव और लैंड जिहाद ब्रिगेड होली के रंगों के साथ खेल कर सकती है। इसलिए मांग उठने लगी है कि यूपी में जिहादी मानसिकता वालों को होली के त्योहार से खिलवाड़ करने से रोका जाए। हमारे मंदिरों के आसपास दुकान लगाएंगे, फिर लव जिहाद की घटना करेंगे, थूक जिहाद करेंगे। जब हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, इनके मज़ारों में नहीं जाते, इनके मदरसों में नहीं जाते, इनके मस्जिदों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में व्यापार करने क्यों आते हैं? दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर बड़ी मांग की है। फलाहारी महाराज को शक है कि होली का रंग बेचने वाले मुस्लिम रंगों में कांच के टुकड़े मिला सकते हैं। पवित्र रंगों को थूक जिहाद का शिकार भी बनाया जा सकता है। इसलिए मुस्लिमों को रंग बेचने से रोका जाए। मुस्लिमों को मंदिर के आसपास दुकान भी नहीं लगानी दी जाए। कि हमारा जो होली का त्योहार है, ये बहुत ही पवित्र शुद्धता का त्योहार है। इस त्योहार से मुसलमानों को दूर रखा जाए, क्योंकि ये हमारे मंदिरों के आसपास दुकान लगाकर कलर बेचते हैं, उन रंगों में थूक देते हैं, कांच के टुकड़े पीस कर मिला देते हैं, केमिकल मिला देते हैं, जिससे चेहरा जल जाता है। तो हम इनके त्योहारों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में घुसपैठ करने का प्रयास क्यों करते हैं? दावा है कि कुछ मुनाफाखोर शरारती तत्व रंगों का वजन बढ़ाने या उसे चमकीला बनाने के लिए उसमें पिसा हुआ कांच मिला देते हैं, जिससे होली खेलने वालों की आंख, त्वचा और फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। बावजूद इसके फलाहारी महाराज की मांग पर मुस्लिम मौलाना भड़क गए। रंग ना बेचे तो मुसलमानों के प्रोग्रामों में, उनके त्योहारों में, ईद का त्यौहार आ रहा है, उस त्यौहार में क्या सिर्फ मुसलमान ही सामान बेचते हैं? मुसलमानों के साथ साथ हिंदू सामान बेचता है। जितना सामान मुसलमान बेचता है वो हमारे हिंदू भाइयों से खरीदा जाता है। और जो अगर कोई मुसलमान रंग बेच रहा है तो उस रंग के बेचने में ये बात नहीं है कि वो गलत काम करे। हमारे होली के पर्वों पर जो लव जिहाद है वो भी लोग बहुत ज्यादा करते हैं। वास्तविकता में ये सत्य है कि हमारी बहन बेटियों को टारगेट करने का इन लोगों का बहुत अच्छा मौका होता है ये। और दूसरा कि हमारे यहाँ जो कलर रंग जो बेचे जाते हैं वो हमारा प्रेम का रंग होता है, सनातन धर्म का रंग है वो। दावा है हिंदुओं के त्योहार जिहादी मानसिकता के टारगेट पर हैं, इसलिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। जैसे ये लोग मुहर्रम या ईद में आप इनके सुरक्षा करते हैं और इनकी रखवाली करते हैं कि ईद के समय इनके कोई कुछ ना डाल दे, कोई स्पर्श ना कर ले, तो होली पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी विधर्मी रंग गुलाल ना लगाए या कोई रंग के बहाने कोई एसिड ना फेंक दे। इन लोगों से बिल्कुल दूरी बना करके रखें। ये लोग हमारे त्योहार में घुसते हैं, थूक जिहाद की घटना करते हैं, लव जिहाद की घटना करते हैं, और तो और
होली के रंगों में ऐसा केमिकल मिला लेते हैं जिस केमिकल से लोगों के चेहरे खराब हो जाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यूपी का शासन प्रशासन रंग जिहाद से कैसे निपटता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं ओवैसी बंधुओं के बढ़ते ग्राफ की। दिल्ली में मेरे सहयोगी साहिल मौजूद हैं। साहिल बताएंगे आपको कि क्या अब ओवैसी के बंधुओं से कांग्रेस डरने लगी है। साहिल। जी बिल्कुल, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से एआईएमआईएम ने सबको चौंका दिया था, लेकिन बिहार में एआईएमआईएम ने अपनी ताकत बरकरार रखी है और फिर से 5 सीटों पे जीत दर्ज की थी। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी एआईएमआईएम ने अपना ताकत का सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन किया था और 2027 में भी एआईएमआईएम की नज़र जो है यूपी में है। दिखाते हैं इस पर आपको एक रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जिसे 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में महज 0.49% वोट मिले थे, उस एआईएमआईएम ने 2027 से पहले कांग्रेस की टेंशन का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी में छोटे और बड़े भाईजान द्वारा बिछाई जा रही फील्डिंग से खौफजदा है। इसको आने मत दो, वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। ये डर उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को है जिस पार्टी को साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के 2 से 3% मुस्लिमों ने वोट दिया था। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को यूपी में अपना बचा खुचा 2-3% मुस्लिम वोट खिसकने का डर सतक रहा है? क्या असदुद्दीन ओवैसी यूपी में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया कर देंगे? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि 27 से पहले ही क्या कांग्रेस ने हार मान ली है? कौन? हैदराबाद के 3 मुश्किल चीजें मालूम है? बोला भाई नहीं। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। वायरल वीडियो संसद परिसर का है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को निर्देश दे रहे थे कि वो कैसे भी करके ओवैसी बंधुओं को यूपी में आने से रोके। बीजेपी वायरल वीडियो को कांग्रेस की हताशा से जोड़कर बता रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये तो बताइए कि आप जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश में शेरवानी, बिरयानी, परेशानी, उस पर क्यों है हैदराबाद में इतनी मेहरबानी? हैदराबाद में तो रेवंत रेड्डी जी बोलते हैं कि भाई ओवैसी तो गरीबों का मसीहा है, उनका समर्थन लेते जुबली हिल बाईपोल में, उनको आपने यूपीए सरकार में अपना अहम मेंबर भी बना कर रखा था, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी ओवैसी साहब का सपोर्ट लिया। तो कभी करते हैं मेहरबानी, कभी दिखती है परेशानी। दरअसल कांग्रेस की ये पूरी कवायद समाजवादी पार्टी पर शिफ्ट हो चुके मुस्लिम मतदाताओं को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के लगभग 83% से 91% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया। 6 से 8% मुस्लिम वोटर बीएसपी के हिस्से में आए। कांग्रेस को महज 2% मुस्लिमों ने वोट दिया। तभी तो सवाल उठ रहे हैं, क्या एआईएमआईएम यूपी में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रही है? चिंता केवल यह नहीं है कि मुस्लिम समाज का वोट छिटके, बल्कि मुस्लिम समाज और उसके साथ में बहुजन समाज के सामने भी बड़ी चुनौती है कि वो ऐसे विकल्प पर जाए कि उससे वोट उसका खराब न हो और बीजेपी का विकल्प जो बन सके उसके साथ। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी थी। छोटे ओवैसी ने यूपी में झंडे गाड़ने की बात कही थी। बीजेपी ने तो इस चुनौती को दरकिनार कर दिया, लेकिन लगता है कि कांग्रेस ने हैदराबादी बंधुओं को सीरियसली ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब बात करेंगे हरियाणा की सियासत से जुड़ी एक खबर की और शुरुआत करेंगे एक सवाल से। क्या हरियाणा में शासन और प्रशासन के बीच का तालमेल बिगड़ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में ही हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज और एक पुलिस अधिकारी के बीच में नोकझोंक हुई। दरअसल आपको बता दें कि एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन कैथल में हुआ था, जहां पर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज भी पहुंचे थे और उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को जमकर रौब झाड़ते हुए वहां मंच से उतार दिया। अब इसके बाद सवाल उठने लगे हैं, क्या अनिल विज भूल गए हैं कि अब वो गृह मंत्री नहीं रहे हैं? ये खबर क्या है, इसकी तह तक जानने के लिए देखिए हमारी इस रिपोर्ट को।
मैं कह रहा हूँ एसपी कुरुक्षेत्र, अब यू राइट टू डीजीपी, मैं कह रहा हूँ यू राइट। ये तस्वीर हरियाणा के शासन और प्रशासन के बीच खिंची उस लकीर की है जिसकी चर्चा दबी जुबान में दिल्ली तक होती है, लेकिन अब सबूत भी सामने हैं। ब्यूरोक्रेसी और मंत्री जी जब आमने सामने आए तो कैथल का ये मंच विवाद का अखाड़ा बन गया। लिख दूंगी सर, मैं लिख सकती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती हूँ सर। मैं कह रहा हूँ दरअसल हरियाणा सरकार में ऊर्जा मंत्री अनिल विज कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। इस मीटिंग में जिले के आला अधिकारियों समेत कैथल की एसपी उपासना सिंह भी मौजूद थी। मंत्री अनिल विज ने जमीन बिक्री मामले में हुई धोखाधड़ी में शामिल एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने का आदेश मंच से ही एसपी उपासना सिंह को दे दिया। उपासना सिंह ने अपनी पावर का हवाला देते हुए पुलिसकर्मी को सस्पेंड न करने की बात कही तो मंत्री जी भड़क गए। इसके बाद गुस्से से लाल अनिल विज ने एसपी उपासना सिंह को मंच से उठने को कह दिया। मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। सर मैं दीदी से मैं कह रहा हूँ उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर लिया मेरा ऑर्डर सर, मेरी पावर ही नहीं है आपकी। जब मैं कह रहा हूँ सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीजी सर की पावर, आपकी कोई पावर नहीं सर। मेरे जो आपने ये लिखना है कि अनिल विज ने ये कहा है कि इसको सस्पेंड मैं लिख दूंगी सर, मैं लिख सकती हूँ, तो लिखो सकती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकती हूँ। देखते ही देखते इस वीडियो ने हरियाणा की सियासत में हंगामा मचा दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या हरियाणा सरकार के मंत्री मनमानी कर रहे हैं और क्या अधिकारी भी मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं? क्या शासन प्रशासन के बीच तालमेल ठीक नहीं है? विवाद बढ़ा तो मंत्री अनिल विज खुद सफाई देने आगे आ गए। मुझे पता नहीं कि एसपी मैडम को क्या गलतफहमी हुई, ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो ट्रांसफ़र कराकर दूसरे ज़िले में चला गया। तो जब हम कहते हैं कि सस्पेंड करो तो आपका काम है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हमारा आदेश लिखकर भेज देना, बस इतना काम है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज अपनी बेबाक बयानबाजी और कड़क कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी यही शैली कई बार विवाद का कारण बन जाती है। साल 2020 में मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री रहते अनिल विज सीआईडी के नियंत्रण को लेकर खट्टर से भिड़ गए थे। गृह मंत्री होने के नाते अनिल विज सीआईडी अपने अंडर चाहते थे। साल 2023 में स्वास्थ्य विभाग में मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की दखलंदाजी से भी विज नाराज हो गए थे। कई महीनों तक विज ने स्वास्थ्य विभाग की फाइलों पर साइन ही नहीं किए। मंत्री अनिल विज के व्यवहार पर कांग्रेस भी अब सवाल उठा रही है। अनिल विज जी द्वारा अपने आप को मंत्रिमंडल पर बना रहने के लिए, क्योंकि उन पर आरोप लगाए गए हैं कि वो उनकी मानसिकता जो है वो कमजोर होती जा रही है और वो अपने विभाग में कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हो सकता है सरकार में बना रहने के लिए इस प्रकार के औचित्य हथकंडे अपनाकर वो अपने आप को ऊर्जावान प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। कानून व्यवस्था और पुलिस से जुड़े मामले गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अनिल विज मार्च 2024 तक हरियाणा के गृह मंत्री रहे हैं, लेकिन क्या वे भूल गए हैं कि अब वो राज्य के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री हैं, गृह मंत्री नहीं। पुलिस कर्मियों को ऑन द स्पॉट सस्पेंड करने और कराने का उनका अधिकार शिफ्ट होकर सीएम सैनी के पास चला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात करते हैं ऐसी खबर की जिससे आपका भी खून खौल जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के महोबा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने कि सरकारी स्कूलों के मिड डे मील पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पर बच्चों को क्या दूध के नाम पर पानी पिलाया जा रहा है, क्या बच्चों से काम करवाया जा रहा है। अब ये कई गंभीर सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये महज लापरवाही है या फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। देखिए इस रिपोर्ट को। दूध नहीं पानी की धार, सिस्टम बेनका। मिड डे मील या फिर मजा। मुनाफे के लिए दूध में पानी मिलाने की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन महोबा के ढिकवाहा गांव के इस प्राथमिक विद्यालय में कहानी उल्टी। यहां पानी में दूध मिलाया जा रहा है और मिड डे मील के नाम पर छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
वीडियो में साफ दिखता है कि बाल्टी पानी से लबालब भरी है और उसमें डाले जा रहे हैं महज 2 पैकेट दूध, यानी करीब 10 लीटर पानी में सिर्फ 1 लीटर दूध। प्रधानाचार्य मोनिका सोनी की मौजूदगी में ये सब होता दिख रहा है। ढिकवाहा प्राथमिक विद्यालय का मामला है। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूध के नाम पर सफेद जहर पिलाया जा रहा है। 10 लीटर पानी में महज 1 लीटर दूध। रसोईया छवि रानी का दावा है कि उन्होंने प्रधानाचार्य के निर्देश पर ही पानी में दूध मिलाया। ऐसा ही दीदी ने कही थी सुधारो। किस दीदी ने कहा था? मोनिका दीदी, प्रिंसिपल मैडम ने। कब से कर रही हैं आप यहाँ पर काम? तो 10 साल है। 10 साल? तो क्या 10 सालों से यही कर रही हैं आप? पहले नहीं करे करते, अब जैसे दीदी कहे उसे करे। ये मामला सिर्फ दूर तक सीमित नहीं है। कुर्सी पर ये टीचर हैं जो स्कूल समय में धड़ल्ले से सो रही हैं। जिन्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो आराम फरमा रही हैं। इतना ही नहीं, पढ़ाई के लिए स्कूल आने वाले छात्रों से टीचर अपने बालों से जुए निकलवाती हैं, सर दबवाती हैं। दूध में पानी मिलाया जाता है? हाँ, पानी मिलाया जाता, पाउडर बहुत कम, चीनी बहुत कम रहती है, उसमें कीड़े रहते हैं। और क्या खाने पीने की समस्या रहती है? खाने में बाल निकलते, कीड़े निकलते और जुआ निकलवाती है। जुए भी निकलवाती है? हाँ। और क्या समस्या होती है? मुँह भी दबवाती हैं, सर भी दबवाती हैं। हाँ। यानी जिन बच्चों नौनिहालों को शिक्षा देनी थी उनसे पूरा आराम लिया जा रहा है। अगर ये आरोप सच है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में मनमर्जी का राज है। मिड डे मील के बजट में कटौती कर जेबें भरी जा रही हैं। तो क्या लगता है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है? हो रहा है खिलवाड़। कोई अधिकारी आता है यहाँ? ना अधिकारी आता, सब बाहर मोबाइल चलाते हैं रोड पे ही मास्टर, सब टाइम पास करते हैं। कहीं कुछ ना कोई पढ़ाई होती है? कोई पढ़ाई नहीं होती? कुछ नहीं होती है। तो क्या खान पान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है? सेहत के साथ भी खिलवाड़? जो ये दूध में एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें पानी मिलाती हुई पकड़ी गई, 2 दफा सोते हुई, और एक दिन का आपसी में यहाँ विवाद भी हुआ, कुछ गाँव के बच्चे भी आए, फिर सब कुछ होते हुए फिर इनको प्रधान जी को ये सब कुछ बताया। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। आज प्रकरण मेरे भी संज्ञान में आया। मैंने वीडियो देखा है। ढिकवाहा में एक विद्यालय है हमारा, उसमें दूध में पानी मिलाया जा रहा है और प्रधानाध्यापिका क्लासरूम में सोती नजर आ रही है। कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये भी सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगा या फिर इन मासूमों को सच में उनका हक मिलेगा? क्योंकि यहाँ बात सिर्फ दूध की नहीं है, बात है बच्चों के स्वास्थ्य की, बात है उनके भविष्य की, और बात है उस सिस्टम की जो कागजों में पोषण परोसता है और हकीकत में पानी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, यहाँ वक्त हो चला है एक शॉर्ट ब्रेक का। आप देखते रहिए पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। यहाँ लेंगे आपसे विदा। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH